नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हाईफाई स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 हाइड्रोकार्बन के बारे में। इससे पहले हमने कार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आप देखना चाहते हो तो पिछले वाले वीडियो को देख सकते हो। तो समय की बचत करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आखिर है क्या? जो ये चैप्टर है कक्षा 10वीं वे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता परीक्षा, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन की परीक्षा होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन, अगर मैं इनका संधि विच्छेद करूं तो हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन दो शब्दों से मिलकर बना है। इनकी परिभाषा होती है, संधि विच्छेद हो गया हाइड्रो प्लस कार्बन। अगर इनकी परिभाषा देखना चाहूं तो इसके अंदर ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। हाइड्रोजन तथा, देखिए विद्यार्थियों, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिकों को, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मतलब सी व एच से, मतलब कार्बन व हाइड्रोजन से जो यौगिक बनेंगे उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण देंगे आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण है CH4। इसके अंदर आप ध्यानपूर्वक देखिए, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर किसका निर्माण किया विद्यार्थियों? हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया। दो उदाहरण और है, आप देखिए C2H6। इसके अंदर भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। इस उदाहरण के बाद में मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार होता है, हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करेंगे विद्यार्थियों तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। इस क्लासिफिकेशन को आप ध्यानपूर्वक देखिए। जो हाइड्रोकार्बन है इनको दो भागों में बांटा गया। पहला है विवर्त श्रृंखला युक्त, दूसरा है विद्यार्थियों शैवल श्रृंखला युक्त। हाइड्रोकार्बन है, मैंने हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा है। पहला विवर्त श्रृंखला युक्त में, दूसरा शैवर्त श्रृंखला युक्त में। अगर इसका मैं दूसरा नाम दूं तो अचक्रीय है। इसके अंदर जो अचक्रीय यौगिक होते हैं, अचक्रीय श्रृंखला होती है और इसके अंदर होगी चक्रीय। यह विद्यार्थियों एलोफेटिक होते हैं। जो मैं नाम बोल रहा हूं आसानी के साथ आप देखिए, ये एलोफेटिक होते हैं विद्यार्थियों, ये एरोमेटिक होते हैं। इतनी जानकारी आपको किताबों के अंदर नहीं मिलेगी, फिर भी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए विवर्त श्रृंखला युक्त, शैवर्त श्रृंखला युक्त, यह होता है अचक्रीय, यह होता है विद्यार्थियों चक्रीय, यह होता है एलोफेटिक, यह होता है एरोमेटिक। एलोफेटिक और एरोमेटिक का जब और ज्यादा जो हम वर्गीकरण करेंगे उस वर्गीकरण के अंदर इसको आपको पता चल जाएगा। जो विवर्त श्रृंखला है ये आगे जाकर फिर दो का निर्माण करती है। संतृप्त और असंतृप्त, ये आगे जाकर दो का निर्माण करती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आपको ये याद रखना है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है विद्यार्थियों, ये केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध वाले होते हैं, जिसमें एकल बंध का निर्माण होता है, वो क्या कहलाते हैं? कार्बन और कार्बन के मध्य। किसके मध्य एकल बंध? कार्बन कार्बन के मध्य अगर जो एकल बंध का निर्माण होता है वो संतृप्त कहलाते हैं। जैसे एल्केन, एल्केन के अंदर विद्यार्थियों हमेशा एकल बंध का निर्माण होता है। और असंतृप्त होता है, असंतृप्त के अंदर इनको दो भागों में बांटा गया है। और दो भाग कौन कौन से हैं? इसके अंदर एक तो द्विबंध होता है विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक देखना, द्विबंध होता है और दूसरा त्रिबंध होता है। द्विबंध का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, मतलब द्विबंध का निर्माण होगा। और इसके अंदर कार्बन और कार्बन के अंदर त्रिबंध का निर्माण होगा, जहां पर कार्बन और कार्बन के मध्य
सिंगल बॉन्ड आता है एल्केन कहलाती है। कार्बन और कार्बन की बनती है, अगर डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन कहलाती है। और कार्बन और कार्बन की बनती है, अगर त्रिबंध होता है तो विद्यार्थियों क्या कहलाते हैं, आपको पता है, एल्काइन कहलाते हैं। देखिए विद्यार्थियों एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि देखिए विवर्त श्रृंखला युक्त सवर्त श्रृंखला युक्त कहलाती है अचक्रीय, किसी भी चक्र का या वलय का निर्माण नहीं होगा, इसके अंदर चक्रीय वलय का निर्माण होगा। यह वापस दो भागों में बांटते हैं इनको, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वो कहलाती है जिसमें एकल बंध का निर्माण होता है, कार्बन और कार्बन के बदले सिंगल बंध का निर्माण होता है जिसे हम एल्केन बोलते हैं। और असंतृप्त के अंदर द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है जिसे एल्कीन बोलते हैं। और कार्बन और कार्बन के मध्य अगर क्या होता है, त्रिबंध होता है तो विद्यार्थी क्या बोलते हैं, इनको एल्काइन बोलते हैं। देखिए मैं इनकी जगह नहीं है तो इनका क्लासिफिकेशन को भी मैंने दो भागों में बांटा है। जो सवर्त श्रृंखला युक्त है इन सवर्त को भी दो भागों में बांटा गया, एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक यौगिक। जो जलन पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं वो कहलाते हैं एलिफेटिक यौगिक, और जो जलाने पर धुएं के साथ जलते हैं, जो जलाने पर, देखिए विद्यार्थियों, जो जलाने पर धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, धुआं की ज्वाला के साथ जलते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। कई बार पूछ लेते हैं एलिफेटिक यौगिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के मध्य क्या अंतर होता है, तो आपको याद रखना होता है जो जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं वो कहलाते हैं एलिफेटिक यौगिक, और जो जलाने पर धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं वो कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर आपका उदाहरण पूछ ले तो इसका उदाहरण होता है साइक्लोहेक्सेन और इसका उदाहरण होता है विद्यार्थियों, उदाहरण होता है बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन, और इसका होता है साइक्लोहेक्सेन। इन दोनों का मैं आपको संरचना सूत्र बता देता हूं, बड़ा इजी है। अगर आप ऐसे बनाते हो, यह भी आपका साइक्लोहेक्सेन का एकदम संरचना सूत्र सही माना गया है। अगर ऐसा नहीं चाहते हो आप, अगर कार्बन और हाइड्रोजन को बीच में लेना चाहते हो तो आप ऐसा बना लीजिए। ध्यान दो, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, यहां पर आपको क्या लिखना है, CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2, यहां पर भी CH2 और यहां पर भी CH2। जो यह श्रृंखला है यह साइक्लोहेक्सेन की श्रृंखला है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं बेंजीन की श्रृंखला, और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, जिसके अंदर कार्बन की संख्या भी 6 होगी और हाइड्रोजन की संख्या भी 6 होगी। तो इसका सूत्र भी आप देख लीजिए। देखिए विद्यार्थियों इसके अंदर क्या है, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, आपको याद रखना है 1, 3 और 5 पर क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, जो किसके अंदर होता है विद्यार्थियों, बेंजीन के अंदर होता है। और इसके अंदर आपको क्या रखना है, CH2, 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 CH2। क्या विद्यार्थियों यह श्रृंखला सूत्र सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मैंने आपको कहा था C6H6 होता है। अब इसके अंदर आप गणना कीजिए, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 तो कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई थी, 12 हो गई। इसका मतलब ये क्या है, गलत है। मैंने जानबूझकर ये गलत किया है। मैंने सोचा विद्यार्थियों को इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त है, यानी मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक बार फिर देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन है, मतलब 6 भी कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है, 6 है। तो यह संरचना सूत्र क्या हो गया, C6H6। आगे देखिए विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों, या आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, संरचना सूत्र को। अगर आपको ऐसा याद नहीं आता है तो एक और प्रकार है इसका बनाने का, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए बड़ा इजी है, 1 कार्बन, यहाँ पर दूसरा, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और यहाँ पर फिर कार्बन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 कार्बन और आएगा। अब आपको याद रखना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और इसके साथ में आपको क्या जोड़ना है, H जोड़ना है, CH, CH, CH,
CH CH CH। विद्यार्थियों यह किसका सूत्र हो गया? आपका बेंजीन का सूत्र हो गया, क्योंकि इसका सूत्र होता है C6H6। अब हम आगे बढ़ेंगे IUPAC के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, आप पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों की नाम पद्धतियां। यह भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। जो हमारा सिलेबस है 10th कोर्स का और प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें 3 प्रकार की कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति है। मैं क्लासिफिकेशन के दौरान आपको बता देना चाहता हूँ। इनका वर्गीकरण करने से पहले आपको इस बात की जानकारी दे देता हूँ कि कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी। कि नाम पद्धति का मतलब है हमारे इसके जो कार्बन यौगिक हैं, विभिन्न प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, उनको पहचानने के लिए, उनको समझने के लिए, उन्हें गुणों को प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति का नामकरण किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए विद्यार्थियों, एक होती है रूट पद्धति। यह पद्धति बहुत ही पुरानी पद्धति है। 1 नंबर पे रूट पद्धति आपको याद रखना है। 2 नंबर पे आपको रखना है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न का मतलब आपको पता ही है, उल्टा होता है। और 3 नंबर की होती है IUPAC पद्धति। देखिए IUPAC पद्धति है जो वर्तमान पद्धति है, आधुनिक पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा आज का जो IUPAC नामकरण किया जाता है। तो हम पढ़ेंगे इन दिनों, एक बार फिर देख लीजिए कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। सबसे पहले रूट पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, IUPAC पद्धति। अब हम पढ़ देंगे विद्यार्थियों रूट पद्धति के कुछ उदाहरण। देखिए विद्यार्थियों, CH4 होता है, इसका नाम होता है मार्सकेस। और रूट पद्धति के अंदर यह कहां से प्राप्त किया जाता है? दलदल से प्राप्त की जाती है, दलदल से प्राप्त की जाती है। एक बार परीक्षा में पूछा भी गया था, जो मार्सकेस का सूत्र बताइए। तो मार्सकेस का सूत्र है विद्यार्थियों CH4। एक और है CH3OH, इसको बोलते हैं विद्यार्थियों कास्ट स्प्लिट। क्या बोला जाता है? कास्ट स्प्लिट बोला जाता है। यह लकड़ी के भंजक आसवन विधि के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। तो एक बार फिर देख लीजिए रूट पद्धति क्या है। CH4 इनको मार्सकेस बोला जाता है, यह दलदल से प्राप्त की जाती है। दूसरा CH3OH, यह कास्ट स्प्लिट है, इसको लकड़ी के भंजक आसवन विधि के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। आप पढ़ेंगे विद्यार्थियों व्युत्पन्न पद्धति के बारे में। अब देखिए व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति विद्यार्थियों एक उदाहरण देखते हैं व्युत्पन्न पद्धति का। अक्सर परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, फिर भी देखिए CH4 ये मीथेन है। हमेशा व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है विद्यार्थियों? इसका उल्टा होता है। CH4 है तो देखिए CH3 है, इधर भी CH3 है। अब इसका क्या करना है? आपको व्युत्पन्न नाम लिखना है, और इसका व्युत्पन्न नाम होता है विद्यार्थियों देखिए विद्यार्थियों, इसका व्युत्पन्न नाम होता है ट्राई मैथिल मैथेन। याद रखिएगा CH4 मैथेन है, इनके व्युत्पन्न पद्धति में CH3 लिखा जाता है, और इनका व्युत्पन्न पद्धति में नाम होता है ट्राइमेथिल मैथेन। अब जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है IUPAC, देखिए विद्यार्थियों IUPAC के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। IUPAC का कभी कभी क्या करते हैं, IUPAC का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं कि IUPAC का पूरा। देखिए विद्यार्थियों IUPAC का क्या होता है, कभी कभी परीक्षा के अंदर IUPAC का पूरा नाम पूछ लेते हैं कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। तो मैं अलग अलग अक्षरों का आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन करता हूँ। IUPAC, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पे का मतलब होता है प्योर, ए का मतलब होता है अप्लाइड, और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री। अब इनको क्या करते हैं, सभी अक्षरों को एक साथ एक सूत्र में बांध देते हैं। तो देखिए पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल
यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए विद्यार्थियों, काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है, तो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो यह पद्धति है, यह पद्धति हमारे अक्सर बहुत ज्यादा चलती है। तो इस पद्धति के बारे में मैं आपको महीन से महीन जानकारी दूंगा और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है और ध्यानपूर्वक देखना है। मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा कि आईयूपीएसी में क्या क्या होता है, अनुलग्न कब लगता है, पूर्व लगन कब लगता है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और कार्बन की संख्या अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती है तो पूर्व लगन क्या लगता है और अनुलग्न कब लगता है। तो देखिए विद्यार्थियों, आईयूपीएसी के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम यह होता है, कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लगन लगाया जाता है। पूर्व लगन का मतलब क्या होता है, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर पहले लगेंगे उसको क्या बोलते हैं, पूर्व लगन लगाया जाता है। जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। इस श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे, इसके बारे में मैं पूरी आपको एक सारणी बनाऊंगा। उस सारणी के माध्यम से आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। आगे 2 नंबर देखिए, कार्बन की संख्या के आधार पर हमने पूर्व लगन का कर दिया। उसके बाद में जो बंध होते हैं, जैसे एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध, या इसको ऐसे भी बोलते संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त व असंतृप्त के आधार पर अनुलग्न लगाया जाएगा, अनुलग्न लगाया जाएगा। जो एकल बंध है, द्विबंध है और त्रिबंध है, जिसको क्या बोलते हैं, संतृप्त या असंतृप्त। मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के आधार पर अगर क्या है, कार्बन और कार्बन के मध्य अगर सिंगल बंध है तो हम क्या लगेंगे विद्यार्थियों, एल्केन लगाएंगे। अगर कार्बन और कार्बन के मध्य क्या है, द्विबंध है तो क्या लगेंगे, एल्कीन लगाएंगे। और अगर कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध है विद्यार्थियों तो क्या लगेंगे, एल्काइन लगाएंगे। तो इसके आधार पर क्या करेंगे हम, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के आधार पर किसका निर्माण करेंगे, अनुलग्न का निर्माण करेंगे। देखिए यह 2 नियम हो गए थे। पहला नियम था पूर्व लगन का लगाना, दूसरा नियम क्या था, अनुलग्न। अब तीसरा नियम क्या है, देखिए विद्यार्थियों, तीसरा नियम यह है कि पूर्व लगन व अनुलग्न, ध्यान को देखिए, पूर्व लगन व अनुलग्न को जोड़कर, अगर दोनों को जोड़ते हैं या जोड़कर लिख दीजिए, हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है विद्यार्थियों, पूर्व लगन व अनुलग्न को जोड़ने पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। अब आपको यह पता होना चाहिए, अगर पूर्व लगन कैसे लगेगा, पूर्व लगन मतलब पहले और अनुलग्न मतलब बाद में। तो मैं 2 सारणी बताता हूं। पहले एक तो पूर्व लगन की सारणी, पूर्व लगन का निर्धारण किस प्रकार होगा, उनकी सारणी, पूर्व लगन का निर्धारण। तो यहां पर लिखेंगे हम कार्बन की संख्या और यहां पे लिखेंगे हम पूर्व लगन। तो कार्बन की संख्या कितनी है, C1 C2 C3 C4 C5। देखिए विद्यार्थियों, अगर C1 होता है तो क्या होता है, मैथ होता है। क्या होता है, मैथ। अगर C2 है तो क्या होगा विद्यार्थियों, एथ। अगर C3 है तो क्या होगा, प्रोप होगा विद्यार्थियों। क्या होगा, प्रोप। अगर C4 है तो क्या होगा, ब्यूट। 5 है तो क्या होगा, पेंट। इस प्रकार C6, अगर C6 है तो क्या होगा विद्यार्थियों, हेक्स। अगर C7 है तो विद्यार्थियों क्या होगा, हेप्ट। C8 है तो क्या होगा विद्यार्थियों,
ऑक्ट। अगर C9 है तो विद्यार्थी क्या होगा? नॉन। और C10 है तो विद्यार्थी क्या होगा? डेक। तो एक बार फिर आपको मैं बताता हूं, अगर C1 देखो मैथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये अगर कार्बन की 10 तक संख्या होती है तो इसके आधार पर इसका पूर्ण लगन का लिखा जाएगा। जैसा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण है CS3, CS2, 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 CS3। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, पूर्व लगन का निर्धारण करना है। इसके अंदर पूर्व लगन क्या है? इसके अंदर पूर्व लगन का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 पे कौन है? पेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? पेंट लिखना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए उसके बाद में मैं आपको दूसरी सारणी बताता हूँ। या तो सारणी हो गई विद्यार्थियों किसकी? पूर्व लगन की। अब मैं अनुलगन की सारणी बताता हूँ आपको। अनुलगन की सारणी किस प्रकार होती है, क्योंकि आपको पता है तीसरा नियम क्या कहता है? पूर्व लगन और अनुलगन दोनों जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। तो देखिए यह सारणी होगी आपकी अनुलगन की। अनुलगन बहुत इजी है। क्या करना है आपको? सबसे पहले एल्केन। एल्केन कब होता है? सबको पता है, कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है? सिंगल बंध का निर्माण होता है, मतलब एकल बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एकल बंध का निर्माण होता है। तो क्या होता है इसके अंदर? एल्केन होता है। और इसका क्या होता है? पीछे क्या बचता है? पूर्व लगन में, सॉरी अनुलगन में एन बचता है। क्या बचता है? एन। 2 नंबर पर क्या होता है? एल्कीन। और एल्कीन के अंदर विद्यार्थियों C डबल बॉन्ड C होता है। इसके अंदर कौन सा बंध होता है? द्विबंध होता है। कौन सा बंध होता है? द्विबंध होता है। और इसके जो पीछे वाला अक्षर क्या बचता है? इन बचता है। क्या बचता है? इन। और तीसरा होता है विद्यार्थियों एल्काइन। अब आप ध्यान को देखिए, तीसरा एल्काइन है और एल्काइन के अंदर त्रिबंध है। त्रिबंध कौन सा बंध है? त्रिबंध है। और त्रिबंध का मतलब कौन सा है? एल्काइन है। और पीछे क्या बचता है? आइन बचता है। क्या बचता है? आइन बचता है। तो इसके अंदर एक तो एन होता है, एक इन होता है, एक आइन होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एन कब होता है? इन कब होता है? आइन। जहां कहीं भी कार्बन और कार्बन के मध्य अगर सिंगल बंध है, एकल बंध है तो एन आएगा। जहां पर द्विबंध है तो इन आएगा। जहां पर त्रिबंध है तो क्या आएगा? आइन आएगा। ये सारणी मतलब पूर्व लगन की सारणी और अनुलगन की सारणी, दोनों सारणियों को आपको याद रखना है। अब देखिए नामकरण कैसा होगा इनका? छोटा सा उदाहरण बता तो पूर्व लगन और अनुलगन किस प्रकार कार्य करते हैं, दोनों किस प्रकार जुड़ते हैं और हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। एक श्रृंखला है CS3, CS2, 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 CS3। कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इतनी मैंने बड़ी श्रृंखला ली है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसके अंदर कार्बन की संख्या की गिनती करनी है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको सारणी देखनी है कार्बन 8। कार्बन 8 के सामने कौन आता है? देखिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। कौन आता है? मैंने लिख दिया ऑक्ट। बिल्कुल। यह क्या आ गया आपका? पूर्व लगन आ गया। क्या आ गया विद्यार्थियों? पूर्व लगन। और उसके बाद में आपको क्या जोड़ना है? अनुलगन जोड़ना है। अनुलगन जोड़ने के लिए आपको क्या करना है? एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है। आप इस श्रृंखला के अंदर देखिए, इसके अंदर एकल बंध है या द्विबंध है या त्रिबंध है। तो देखने पर आपको पता चलता है यहाँ पर कौन सा बंध है? एकल बंध है। और एकल बंध होते हैं तो पीछे क्या लगता है? एन लगता है। क्या लगता है? एन है। अगर अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, हमने नियम पढ़ा था पूर्व लगन में अनुलगन को जोड़ने पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो यह पूर्व लगन और यह अनुलगन, इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या बना? ऑक्टेन बना। आगे समझ में चीज? तो देखिए एक और उदाहरण देते हैं, छोटा उदाहरण दे देते हैं हम लोग। CS3, CS2, CS2, CS3। इसके अंदर आप देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? देखिए मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट बोलते हैं। यहाँ पर इसका क्या हो गया? यहाँ ब्यूट, ये आ गया। पूर्व लगन क्या आ गया? ब्यूट आ गया। और आपको अनुलगन का पता करना है। यहाँ पर कौन सा बंध है? सिंगल बंध है। तो सिंगल बंध के पीछे क्या आता है? एन आता है। तो मैंने लिख दिया एन। दोनों को जोड़ लो, क्या बन जाएगा?
ब्यूटेन बन जाएगा विद्यार्थियों। तो इस प्रकार यह होता है आपका तीसरा नियम, पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़ने पर क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता